हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हुए हैं। यह सेट आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जिसमें आपको जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर यानी कि इन तीनों से मिलाकर जो आपके 50 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, 50 प्रश्नों का ही यह सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम 14 नवंबर से शुरू होकर जो 5 दिसंबर 2023 तक चलेगा, और जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपको इस चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी हो एकदम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर आप लोग प्यार अपना दिखाते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए एक से एक बढ़ के कंटेंट आप लोग के लिए मैं इसी चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर से आ गया कि नए संसद भवन के डिजाइन को कौन सा मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया है। यानी कि जो नया संसद भवन बना है उसके डिजाइन को कौन से मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया है, या वास्तुकार कह लीजिए। अगर प्रश्न आपको वास्तुकार भी पूछ ले कि कौन सा मशहूर वास्तुकार ने तैयार किया है, या नए संसद भवन का डिजाइन का वास्तुकार कौन है, कोई किसी तरह भी आप लोग को क्वेश्चन आप लोग घुमा कर पूछे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह जो हो जाएगा ये विमल पटेल जो हो जाएगा, यही नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। ये संसद भवन के डिजाइन के जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो यही विमल पटेल हैं। ठीक है। तो आज का जो 50 क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ, जहां-जहां से क्वेश्चन आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, मैं वहां पर उसका डिस्कशन भी करा दूंगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन में मैं पूरा तरह से डिस्कशन करते चलूं तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अंतिम समय में आप लोग को कम समय में अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए, फिर भी इसमें 2-4 फैक्ट बनते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, ये राम बी सुतार जो हैं, ये राम बी सुतार भी ये एक वास्तुकार हैं। तो किसके वास्तुकार हैं इसको आप लोग खूब खूब भली-भांति से जानते होइएगा। नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ये आर्किटेक्ट कह लीजिए या वास्तुकार कह लीजिए कौन? राम बिसुतार। ये कहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरे भाई? यह जो है, यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और इससे क्या प्रश्न और पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी मेरे दोस्त ये 182 मीटर कह लीजिए, या अगर फीट में अगर पूछ दे तो 597 फीट जो हो जाएगा, यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसकी? स्टेचू ऑफ यूनिटी की। तो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो बनते हैं उसको मैंने बता दिया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं इससे डी उदय कुमार से। तो हालांकि यह काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी प्रश्नों में यह बार-बार देखने को प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाता है कि डी उदय कुमार, तो इनका जो है दोस्तों, अपने भारत देश के भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है, भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये जो इस तरह हम लोग लिखते हैं, यह जो यह यह जो भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है, इसका ये डिजाइन जो किए हैं, ये आईआईटी के स्टूडेंट डी उदय कुमार, आईआईटी मुंबई के ये स्टूडेंट रहे हैं डी उदय कुमार। तो इनके द्वारा ही ये एक खुली प्रतियोगिता हुई थी इस प्रतीक चिन्हों को अपनाने के लिए, जिसमें डी उदय कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया, और इस चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डी उदय कुमार जो है भारतीय मुद्रा के प्रतीक के वास्तुकार भी कह लीजिए या खोजकर्ता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, डिजाइन इनके द्वारा किया गया। ठीक है ना? डी उदय के द्वारा यह डिजाइन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यह क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
तो इसका जो मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, यह व्यापार था। क्या था? व्यापार था। और दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, जिनकी खोज दयाराम साहनी जी ने किया था, तो इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ताकि उससे सिंधु घाटी सभ्यता से उस वीडियो को देख लेने के बाद में आपका कोई क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। मैं इतना विश्वास आप लोग को दिलाता हूं। तो वो हमारे, आप लोग को प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, जीके को तो मिल जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी आप लोग सर्च कीजिएगा तो वो मिल जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या हम लोग कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसका जो अदर नाम हो जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका अन्य नाम हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये भी हम लोग जान लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जा गया था या जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी हो आप लोग ये समझ लीजिए कि 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु के वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो साक्षरता ज्ञात करने के लिए, ये साक्षरता को ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं, उनको साक्षरता ज्ञात करने के लिए हम लोग जनगणना में शामिल करते हैं। किसको? 7 वर्ष से या उससे अधिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये करंट अफेयर का एकदम अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन, ये काफी आप लोग को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार से ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। और हमारे ही चैनल पर आप लोगों के लिए 2023 प्लस 2022 दोनों में नोबेल पुरस्कार जितने लोगों को दिया गया और किन किन कार्यों के लिए दिया गया, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। अगर वो ट्रिक्स पसंद में ना आए तो आप लोग उस वीडियो को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ये ट्रिक्स सर पसंद नहीं आया। मैं क्या बताऊं आप लोग को, इतना शानदार ट्रिक्स है कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार का वो वीडियो, तो आप लोग को मैं कहता हूं कि वो जीवन भर आप लोग नहीं भूल पाइएगा। 2023 के जितने भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक दो बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी जो है, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैटलिन कारिको जो है, कैटलिन कारिको को और एक और जो वैज्ञानिक है, उन दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एनी एल हुइलियर को आप लोग को भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ और दो वैज्ञानिक है। तो इन सारे चीजों का जानकारी आप लोग को उस वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता जो है, यह एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो यह जो फुलौरी नृत्य है, यह महाराष्ट्र राज्य का यह काफी फेमस लोक नृत्य है। ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्त, आप लोगों के लिए ये इतना ये जबरदस्त एक-एक क्वेश्चन खोज-खोज कर जो बोला जाता है, आप लोगों के सिलेबस के अनुसार, आप लोग के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए भी साथ-साथ ऐसे करके मैं बहुत सारे किताबों का संग्रह लेकर आप लोग के लिए स्पेशल ये जीके बनाया हूँ। ये हमारे चैनल पर मैं किसी चीज़ का ये कॉपी पेस्ट करके नहीं चलता हूँ कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और आप लोग को दे दिया, ठीक है? आप लोग के लिए क्वालिटी भरा कंटेंट मिले, यही मेरा उद्देश्य है। आप लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि चूँकि न चैनल नया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को और बड़ा चैनल बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए और मैं आप लोग को इसी तरह जबरदस्त कंटेंट आप लोगों को टॉप क्लास का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड हमेशा कराते रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विशाखापत्तनम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राजकोष घाटा और बजट घाटा का अंतर जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो यही होता है मेरे भाई, यह सार्वजनिक ऋण जो है यही राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का जो अंतर होता है ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये मुख्यालय पूछ रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं, अंग्रेजी की बात किया जाए तो इग्नू हम लोग कहते हैं। इग्नू का आप लोग काफी नाम सुने होंगे, तो इग्नू ही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यही इसका फुल फॉर्म है। का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्त मेरे ये नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल जो खेल होता है उसमें दोनों टीमों की तरफ कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। 5-5 खिलाड़ी दोनों तरफ बास्केटबॉल के खेल में होते हैं, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपना उठाइएगा, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग देखिएगा क्या कि एकदम बिल्कुल उसी टाइप से बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए, और आप लोग को सिलेबस के बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। आप लोग को सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ, बिल्कुल आप लोग के सिलेबस के अनुसार। और आप लोग का जिस तरह सेक्शन में पूछता है, यानी कि 4 सेक्शन में आप लोग को प्रश्न पूछेगा, 100 प्रश्न पूछेगा। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर दोनों एक ही में पूछेगा 50 नंबर का। रीजनिंग आप लोग को 25 नंबर का पूछेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर का पूछेगा। और आप लोगों को ये कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए खुशी वाली बात यह है कि जितने सारे सब्जेक्ट आप लोग को 4 सेक्शन में बांटा गया है 100 नंबर, इन चारों चीजों का टॉप लेवल का कंटेंट हमारे चैनल पर मौजूद है आप लोगों के लिए। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की भी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया हूँ। रीजनिंग की क्लासेस चल रही है आप लोग के इस चैनल पर, और बहुत जबरदस्त क्लासेस चल रही है। मैथ के अभी एकदम एक से एक बढ़कर आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और मैथ की क्लासेस भी चल रही है। तो आप लोग के लिए सारा चीज करेंट अफेयर और जितना भी आप लोग चीज खोजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ हूँ। और सब में आप लोग के लिए एक से एक बढ़ के महत्वपूर्ण वीडियो मौजूद हैं। तो आप लोग इसको भी देखते रहिएगा और अपने तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ाते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है?
निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो दोस्त यह जो शनि जो ग्रह है, इसके चारों तरफ यह स्पष्ट वलय है। कौन सा? शनि ग्रह हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन तो आप लोगों को इस प्रश्न से ही बन गया कि चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस नगर में वो आयोजित किया गया था। तो यह दोस्त यह कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, यहीं पर आयोजित किया गया था। कब किया गया था ये पूछ लेगा तो ईसा के प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी जो हो जाएगी, इसी में ये चौथी जो बौद्ध संगीति है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कुछ बौद्ध संगीतियों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो दोस्त यह हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति जो है, तीसरी बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था पूछ दे तो यह अशोक के शासन काल में। कब पूछ दे तो 255 ईस्वी पूर्व में जो है यह तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासन काल में 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पर राजगृह का आ जाए तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कौन सा? ये प्रथम यानी कि पहला वाला जो बौद्ध संगीति है, यह पहला वाला जो बौद्ध संगीति है यह राजगृह में हुआ था। कब हुआ था अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो 483 ईस्वी पूर्व में यह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इसके शासन काल में पूछ दे तो यह भी याद कर लीजिए आप लोग, आजाद शत्रु जो हो जाएगा, आजाद शत्रु के शासन काल में ये हुआ था। तो इतना महत्वपूर्ण चीजों को हमने देख लिया। अब यहाँ पर दूसरी एक बौद्ध संगीति बच जा रही है, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है, दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है आप लोगों को 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अगर पूछ ले क्वेश्चन तो यह वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था पूछ ले तो यह कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति आजाद शत्रु, और तृतीय हो जाएगा अशोक, और चौथा जो हो जाएगा ये आप लोग को कनिष्क बता ही दिया गया है प्रश्न में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूं, एसएससी कह लीजिए, बैंक पीओ कह लीजिए, आप लोग दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बीपीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पुलिस, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसके प्रीवियस ईयर में आप लोग को इससे क्वेश्चन आप लोग को न दिखाई दे। विश्वास न हो तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शानदार क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह एशियान खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यानी कि अभी जो एशियन खेल हुआ है, यहाँ पर एशियन कह लीजिए या एशियान कह लीजिए, ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, एशियान कह लीजिए या एशियन कह लीजिए, ठीक है ना। एशियन खेल 2023 में यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यह अभी तुरंत का एकदम हाल फिलहाल का करंट का क्वेश्चन है कि एशियान खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एशियन खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 107। अगर ये पूछ दे कि एशियन खेल 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो दोस्तों यह चीन में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? चीन में आयोजित हुआ था। 107 जो पदक मिला, अगर यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि कौन कौन सा पदक कितना मिला, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्वर्ण पदक, उसके बाद आता है रजत पदक, उसके बाद आता है कांस्य पदक, ठीक है ना, यानी कि गोल्ड, और उसके बाद सिल्वर और ये ब्रोंज। तो तीनों मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ। 28 स्वर्ण पदक, रजत पदक की अगर बात की जाए तो 38 रजत पदक, और कांस्य पदक की बात की जाए तो 41 कांस्य पदक, और तीनों को आप लोग जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 107।
तो आप लोगों को ये भी फैक्ट जो है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, आप लोग को ये याद रखना है, किससे? एशियन खेल 2023 से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि बैंकों में प्रयुक्त शब्द आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बैंक में दो टर्म आप लोग हमेशा सुनते हैं कि एक नेफ्ट सुनते होंगे और ये आरटीजीएस सुनते हैं। तो आरटीजीएस का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होगा, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो है, इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, ये सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और चीज लिख दे रहा हूँ, जो नेफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि एनईएफटी का भी आप लोग बार बार बैंकों में सुनते होंगे, तो इसको भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। यह हो जाएगा आप लोग को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जो हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, किसका? निफ्ट का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, यह बैंकिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि सबसे नवीनतम, सबसे नया उच्च न्यायालय कौन है? तो इसका सही जवाब बताना है। दोस्तों, इस न्यायालय से पहले अपने भारत देश में 24 ये उच्च न्यायालय थे। अपने जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को देख लिया जाए, तो पहले 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन जब से यह नवीनतम उच्च न्यायालय बन गया, तो अब भारत देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? भारत देश में उच्च न्यायालय अब जो हो जाएगा, यह भारत में उच्च न्यायालय अब हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हो गए हों, ठीक है? तो यह आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, यह सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। कौन सा? आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है, और इसके बढ़ जाने से जो पहले संख्या 24 थी, अब भारत में उच्च न्यायालय 25 हो गई है, ठीक है ना? 25 हो गया है। तो इसको भी आप लोगों ने शानदार तरीके से समझ लिया। तो देखिए मैं कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं चुन चुन कर लाता हूँ। आप लोग बस चैनल पर अपना प्यार उतना नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जो दोस्त अभी तक नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का आप लोग को कंटेंट और टॉप लेवल का कंटेंट हमारे चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध है, और आगे भी उपलब्ध होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो कौन सा बहुमत दे रहा है? तो एक साधारण बहुमत, दूसरा वित्त बहुमत, वित्त विधेयक, ये सी संविधान संशोधक विधेयक। ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो ये कौन सा, यह इसमें जो आप लोग का जब ये विधेयक पारित होगा, तो दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत होना बहुत जरूरी है। तो वह हो जाता है दोस्तों, जब संविधान संशोधन विधेयक की बात आती है, तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से ये पारित होना जरूरी हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक के लिए। अब कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक की तो ये बात हो गई कि दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, अगर संविधान संशोधन की बात की जाए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो 68 है, यह आप लोग को संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 368, 368। एक इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि वित्त विधेयक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त विधेयक को भी मैं लिख दे रहा हूं, यह अनुच्छेद 110 से संबंधित है। वित्त विधेयक की जो बातें की गई हैं, ये अनुच्छेद 110 में की गई है, ठीक है? तो आप लोग को यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन मैं बता दिया।
मेरा यही आप लोग को सबसे पहला और सबसे अंतिम जो कह लीजिए, यही आप लोगों के लिए मैं अच्छा कंटेंट दूं और आप लोगों के लिए टॉप क्लास का कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो भी कह लीजिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको वहीं पर मैं समझा दूं। यही मेरा अंतिम उद्देश्य है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिए कि मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ठीक है ना, कि ये पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे किस देश के राष्ट्रपति थे। रैमन मैग्सेसे जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, यह जो हो जाएगा, यह 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप लोगों के लिए मैं भाई जो कहता हूं, तो अगर अगर फीमेल यानी कि जो लड़कियां देख रही हैं, आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ यहाँ पर भाइयों की बात हो रही है, यहाँ पर बहनों कह लीजिए, सबकी बात यहाँ पर हो रही है। कि आप लोग जो है ये मत लीजिएगा, ये मेरा कहने का एक तकिया कलाम कह लीजिए कि है इस तरह के कि मेरे भाई, मेरे बंधु, ठीक है, आप लोग उसको ऐसे ही लीजिएगा, ये मत समझिए कि सिर्फ बच्चों की ही बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 24 24 सॉरी, ये 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पी बिरा मुथु वेल जो थे, यह इसरो इसरो कह रहे हैं, यह चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और चंद्रयान 3 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए मैं बहुत पहले ही उपलब्ध करा दिया हूं, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उससे ज्यादा चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आप लोग के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बनेंगे। तो सारा चीज वहां पर कंसेप्ट के साथ में समझा दिया हूं। तो इस वीडियो के बाद उसको भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध दूध का रंग जो है यह सफेद होता है? यानी कि दूध में किसकी उपस्थिति होती है जिसके कारण दूध का रंग जो है ये सफेद होता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह जो है केसिन होता है दूध में, जिसके चलते दूध का रंग सफेद होता है। कौन सा? ये केसिन होता है जिसके चलते सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। ये देखिए अब साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? यहाँ पर धातु की तार की बात की जा रही है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब मेरे भाई, यह आयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह आयन हो जाएगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो है आयन के कारण होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन के दोस्त 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना, 3 समस्थानिक होते हैं। अगर कभी परीक्षा में पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं। यह हो जाता है प्रोटियम, दूसरा हो जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है ना, और तीसरा हो जाता है ट्राइटियम, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा ये आप लोग को? यह प्रोटियम हो जाएगा। यह है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो है यह
तीन जो समस्थानिक है ये हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कि अभी हाल फिलहाल में भी यह बुक को शुरुआत किया गया है कि कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड, कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड की शुरुआत किसने की है? यह कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कॉमिक्स बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नाओमी ओसाका किस देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये नाओमी ओसाका जो हैं किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नाओमी ओसाका कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी है। कौन? नाओमी ओसाका। और यह जापान की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये जापान की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनम गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए कि कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के राष्ट्रीय गान कौन है, तो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है। और गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन का संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो यह जो हो जाएगा संपूर्ण रूप से ये 52 सेकंड हो जाएगा। कितना? 52 सेकंड हो जाएगा। ये संपूर्ण रूप से गाने में समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए ये भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन आ गया कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देते रहिएगा। प्रश्न का आप लोग लिख दीजिएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आज के जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसके बारे में अवश्य लिखिएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है, और इस तरह की क्लास आप लोग को और कब कब चाहिए, किस चीज पर और क्लास चाहिए, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा अगर कोई आप लोग को स्पेशल डिमांड हो तो आप लोग किसी भी चीज में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। मैं आप लोग को बताने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह ईगा स्वेतिक जो है, यही जो है फ्रेंच ओपन 2023 के महिला एकल के विजेता है। कौन? ईगा स्वेतिक है। कौन? ईगा स्वेतिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो दोस्तों डेंगू एक बुखार है, अभी तो हाल फिलहाल में बहुत इसके मरीज सुनने को मिल रहे हैं कि डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। तो यह जो बुखार है यह वायरस के कारण उत्पन्न होता है और मादा एंडिस मच्छर के द्वारा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। किसके द्वारा? मादा एंडिस मच्छर के द्वारा यह दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह ए हो जाएगा, डेंगू बुखार की जहां तक बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो यहाँ भी दो क्वेश्चन बन गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ दे कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है, तो उसका सही जवाब ये शाहजहां हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी तो पूछ सकता है मेरे भाई कि मुगल काल का स्वर्ण युग जो है किस शासक को कहा जाता है, किस शासक के शासन काल को कहा जाता है, तो वो शाहजहां उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर तो प्रश्न में ही दे दिया गया है कि शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। ये किसने कहा था, ये किस इतिहासकार ने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये एल श्रीवास्तव जो हैं, यह इन्होंने ही कहा था शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, ठीक है ना। एल श्रीवास्तव इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर अद्वैतवाद की बात की जा रही है, तो इसके प्रतिपादक कौन है?
ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग चलिए इसका बताइए। तो इनका सही, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शंकराचार्य हो जाएंगे। कौन सा? शंकराचार्य जो हैं ये अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, ये शंकराचार्य जी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीडे या फाइड इसको भी कहते हैं, ठीक है ना, फीडे किस खेल से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था जो फीडे है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सिपरी के रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? सिपरी जो है एक संस्था है जो यह रिपोर्ट जारी करती है कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश में है, ठीक है ना। तो यह जो संस्था जो रिपोर्ट अपना दी है, किस देश में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में वृद्धि की है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा यह चीन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? चीन ने सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में वृद्धि की है, सिपरी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आए थे? यहाँ पर यूनानी राजदूत, अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूनान के रहने वाले थे। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, यहाँ पर दे भी दिया है आप लोग को कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये शासन काल में भारत में आए थे। तो भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए, ये विदेशी यात्री हैं मेरे भाई, तो भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए, इसका सेपरेट वीडियो जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या ऐसे भी चैनल में आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा आप लोग को कि भारत में विदेशी यात्री, जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, किसके शासन काल में आए हैं, कौन सी ईस्वी में आए हैं, अगर उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, उन सारी बातों को उस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बता दिया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि एनसीईआरटी की बात की जा रही है कि एनसीईआरटी की जो यह स्थापना है कब की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो एनसीईआरटी का जो यह स्थापना किया गया था, यह 1961 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना की गई। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी कहलाता है इसको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इससे फुल फॉर्म पूछ दे, कभी कभी कई परीक्षाओं में मैं देखा हूं कि इसका फुल फॉर्म में पूछ देता है, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूं, उसको भी मैं यहीं पर बता देता हूं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हो जाएगा यह एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह 1961 में इसकी स्थापना की गई। अगर डेट वाइज पूछ दे, पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर डेट वाइज पूछ दे तो 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई, ठीक है। उस समय भारत के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वही उस समय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना? और उस समय के शायद तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? तो उन्होंने ही 1961 में यह आप लोगों को ये एनसीईआरटी की स्थापना इनके शासन काल में ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये कई बार यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे जितना भी पुलिस का एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? यानी कि अम्ल वर्षा जो है कौन सा प्रदूषण के कारण होता है अम्ल वर्षा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से ही अम्ल वर्षा जो होती है, ठीक है ना? अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसी के प्रदूषण के चलते अम्ल वर्षा होती है। ये फैक्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं और बहुत विस्तार में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि 50 क्वेश्चन को आप लोग को बहुत कम समय में मैं करा देना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि 50 क्वेश्चन को मैं 2 घंटे में कराऊं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा प्रैक्टिस सेट कराने का, ठीक है? तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बताए जा रहे हैं। और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 37 है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये बातें आपसे पूछे जा रही है। तो कांच पर लिखने के लिए हम लोग कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वह जो अम्ल होता है, यह जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड जो अम्ल होता है, इसी से हम लोग कांच पर लिखते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, ठीक है ना? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल से हम लोग कांच पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि हरे पेड़ पौधे के पत्तियों की बात की जा रही है, कौन सा उसमें तत्व पाया जाता है हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में? तो दोस्तों पत्तियों में जो है यह मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन से? हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में, हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में, ठीक है ना? ये मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कि जो रूम टेम्परेचर जो हम लोग का रहता है, यानी कि सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह इकलौती ऐसी धातु है। तो वह कौन सी धातु है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह ब्रोमीन जो है, यह कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है? और यह अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व की बात की जा रही है। रेडियो सक्रिय तत्व बोले तो यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब जितने हो गए आप लोग को रेडियो सक्रिय तत्व में आते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्वों का अंतिम रूप क्या होता है? क्या चीज में वो लोग परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम उत्पाद जो हो जाएगा यह, जो बच जाएगा यह शीशा में ही ये परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? लेड में या शीशा में परिवर्तित हो जाते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हो जाएगी मेरे भाई? यह 0.023 जो परसेंट है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी, 0.023 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इससे और क्या क्या अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें और कौन कौन से गैस रहती है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये 78% है। ऑक्सीजन की बात की जाए, ये परीक्षा में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बन जा रहे हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझसे वो छोड़ा नहीं जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो 21% जो हो जाएगा ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन हो गया 21%, आर्गन जो हो गया, आर्गन जो हो जाएगा यह 0.93% होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को देख ही लिए, 0.03% हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन, ये सब जितने हो रहते हैं ये थोड़ा अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन इन तीनों चारों से ही पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, आर्गन की मात्रा पूछ लेगा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो यह जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन का हम लोग हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त करते हैं, एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 43। 43 है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पानी में फिटकिरी मिलाने से क्या होता है मेरे भाई? यह जो होता है, सेडिमेंटेशन जो है उसकी दर को बढ़ाने के लिए यह पानी में फिटकिरी मिलाया जाता है। क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन को बढ़ाने के लिए, इसकी दर को बढ़ाने के लिए पानी में फिटकिरी मिलाया जाता है। तो ये साइंस से क्वेश्चन हो गया। और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, इसका सेपरेट वीडियो हमारे साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूं। वहां पर एक से एक बढ़ के जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल पर जो आप लोग को जो वीडियो हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा अगर वहां पर बिहार पुलिस भी लिख दिया गया है तो ये मत सोचिएगा कि वो आप लोग को ये दिल्ली पुलिस में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आप लोग सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग चैनल पर जितने वीडियो हैं, मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग के लिए सभी वीडियो को लेकर आता हूं। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं चैनल पर विजिट किए हुए नए हैं, तो आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। जो खारे पानी में पैदा जो होते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनको दोस्तों क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स जो है कहते हैं, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बगलिहार परियोजना भारत के किस नदी पर बना हुआ है? बगलिहार परियोजना की बात की जाए, वो भारत की किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये नदी पर बना हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, बगलिहार परियोजना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यह जो हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर यह, ये जम्मू और कश्मीर के डोडा जिला में बना हुआ है। ठीक है ना, जम्मू एंड जो कश्मीर है, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब में, चिनाब नदी पर यह बना हुआ है बगलिहार परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि जी को किसके कहा गया है? आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि किसको कहा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि। तो आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि कौन हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर जी को। ये रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनको हम लोग आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि कहते हैं।
ये आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चपचार कूट त्योहार जो है मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य में ये मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यह मिजोरम में यह चपचार कूट त्योहार को मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार जो है मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों जिसको ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस सेक्शन में मैं आप लोग को पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। जितना भी आप लोग को सिलेबस में जो आप लोग के आते हैं प्रश्न उसको ही मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए यह जो है किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणित से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी जो है इसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। चलिए अब नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है और आप लोग बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया भाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन सब में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त यह सवाई राजा जय सिंह जो है यही वेधशाला का निर्माण कराया था। इन चारों शहरों में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण कराया था सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? यानी कि फ्रांसीसी जब हार गए तो भारत में जो सबसे ज्यादा सर्वोच्चता हो गई स्थापित वो अंग्रेजों की हो गई। तो वो कौन सा लड़ाई था जिसमें फ्रांसीसी हार गए जिससे अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा? यह वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, इसी में फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अगर प्रश्न पूछ दे कि ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में हुआ था, 1760 ईस्वी में। चलिए ये 2-3 युद्ध हैं, ये काफी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इन युद्धों से, तो इनको मैं बता दे रहा हूँ। ये बेदरा का युद्ध की अगर बात की जाए तो बेदरा का युद्ध जो है यह 1759 में यह हुआ था। प्लासी का युद्ध की बात करें हम लोग तो यह 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध का बात करें तो 1764 में। तो इन चारों युद्ध के कब हुए थे ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप लोग याद अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही शानदार 50 प्रश्नों को आप लोग को सिलेबस के अनुसार से बता दिया है, जो कि दिल्ली पुलिस के आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, आप लोग के लिए ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। आप लोग दूसरे परीक्षा के लिए भी ये जीके बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अनुसार से मैं इसको बनाया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हुए इस सेट को मैं बनाया हूँ। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं। आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि ये साइंस का क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें से मिलाया जाता है, इसमें से क्या मिलाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि सोने के आभूषण बनाते समय में इसमें क्या मिलाया जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को प्रश्न का उत्तर बिल्कुल देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त आप लोग कमेंट करते ही नहीं है कि आप लोग को यह जो वीडियो मैं आप लोग के लिए रोज लेकर आता हूँ, रोज आप लोग के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ,
वो कैसा आप लोग के लिए लग रहा है और क्या आप लोग को चाहिए और किस टाइप की वीडियो चाहिए, ये सारा चीज़ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और होमवर्क जो क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर तो आप लोग अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इतना आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही आप लोग को क्वेश्चन मैं बता दिया जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग के अंतिम में यही मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि मेरे दोस्त यह चैनल नया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को टॉप क्लास का कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही मुझे आपसे कहना है और इसी के साथ यह वीडियो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर अगले महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग के लिए मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।